हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत दिनों से कक्षाएं नहीं हो पाई, उसका हमें खेद है। कुछ टेक्निकल मिस्टेक आ गई थी भाई सिस्टम में। और ऐसे क्या है, बातें होती रहती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती है। तो दोस्तों, आज जो है, आज हम सबसे पहले माइक्रो बॉडीज को दोबारा से एक बार मतलब सरसरी निगाहों से देख लेते हैं, ताकि आप जो है टॉपिक के साथ जुड़ जाए मेरे साथ, है ना। और फिर उसके बाद में हम लोग राइबोसोम की बात करेंगे। और आज से जो है रेगुलरली 2 कक्षाएं मैं कोशिश करूंगा कि लेने की, हम लोग कम से कम 2 कक्षाएं रोज की लें, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग जो है सिलेबस को ख़त्म कर पाए। नहीं तो भाई सिलेबस पीछे रह जाएगा, तो फिर आप लोग ही बोलोगे क्या फ़ायदा यूट्यूब पे फ्री करवाने का। और आपकी बात वाजिब भी है। तो चलते हैं और माइक्रो बॉडीज को एक बार देख लेते हैं, ताकि आप लोग जुड़ जाए मेरे साथ। देखिए, माइक्रो बॉडीज के बारे में मैंने बताया था, और इसका ओरिजिन जो है मैंने बताया था कि ये ओरिजिन जो है इसका, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर के द्वारा होता है। फिर मैंने बताया था कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल है, यानी एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। साथ में मैंने बताया ये गोलाकार है या सर्कुलर है। और इसमें हम लोगों ने तीन माइक्रोबॉडीज पढ़े: स्पीरियोसोम, ग्लाइकोक्सिसोम और परोक्सिसोम। फिर अगर मैं बात करूं कि स्पीरियोसोम की, तो सबसे पहले मैंने स्पीरियोसोम के बारे में बताया कि पादप कोशिकाओं में या प्लांट सेल में उपस्थित है। खोज पर्नर ने की थी, और इसका काम क्या होता है? संचय करना होता है। किसका? वसा का या फैट का ट्रांसपोर्ट करना इसका जो है वो काम होता है ना। और ये जो है मैंने ये भी बताया था कि एक ग्रेन्युलर कंपोनेंट होता है, यानी बिखरा हुआ होता है, दानेदार होता है। और साथ में मैंने बताया कि तिलहन जो होता है उसके भ्रूणपोष कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में ये उपस्थित होता है। तो ये सब बातें हमने किसके बारे में कर ली? माइक्रो बॉडीज के बारे में। और दूसरी माइक्रो बॉडीज जो है वो हमने पढ़ी, कौन सी पढ़ेगी? दूसरी दूसरी कौन सी पढ़ेंगे हम लोग? परोक्सिसोम। और परोक्सिसोम को हम लोगों ने बोला कि ये यूरिकोसोम भी होता है। डी डुवे ने जो है, जिसकी लाइसोसोम की जो खोज की थी, डी डुवे ने, उस उन्होंने ही इसकी खोज की थी। और इसके बारे में भी यही बताया था कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। और बहुत सारी बातें, लिपिड के उत्पादन में भूमिका निभाते हैं, है ना। और इस प्रकार की बातें हमने इसके बारे में की। फिर उसके बाद में ग्लाइऑक्सिसोम के बारे में मैंने बताया कि ये बीवर ने इसकी खोज की थी। साथ में जो है प्लांट सेल के वसीय बीजों में पाया जाता है, मुख्य मुख्य बात ये है। साथ में इसमें ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल चलती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और फैट को ये कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है जब भी ग्लाइऑक्सिसोम की बात करेंगे। तो आज जो है मैं बात करूंगा किसके बारे में भाई? राइबोसोम के बारे में। और राइबोसोम के बारे में हम लोग डेफिनेटली एक एक चीज को पढ़ेंगे, ताकि कहीं से भी छूटे नहीं, है ना। और मेरा ये सिद्धांत रहता है कि थोड़ा सा मैं एक दो लाइन ज्यादा पढ़ा देता हूँ, लेकिन जब परीक्षा में आप लोग बैठते हो तो वो 2 लाइनें आपके बहुत काम में आती हैं। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा का बिना किसी देरी के, है ना। और मैं भी तो देखो आराम से बैठा हूँ आज तो, है ना। अब देखो चलते हैं राइबोसोम के बारे में, और राइबोसोम के बारे में कुछ बातें का अध्ययन करते हैं। देखिए, राइबोसोम जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक तो सेल फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सेल फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम को, या फिर राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। मैं आपको बात करूं कि ये पेन कहाँ बनता है, आपसे पूछूंगा ये पेन कहाँ बनता है। पेन, आप बोलोगे कि पेन की कोई फैक्ट्री होगी, कारखाना होगा, कोई कंपनी होगी। तो जहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है वो प्रोटीन फैक्ट्री होगी, यानी कि राइबोसोम क्या है? प्रोटीन का कारखाना है। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम, है ना। राइबोसोम में होता है। या फिर राइबोसोम के द्वारा किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। अब मैं सेल फैक्ट्री क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सेल के ज्यादातर ओरिजिन जो होता है, ज्यादातर चीजें जो निर्माण होगी, वो राइबोसोम के द्वारा होती है। तो इसलिए मैंने इसको सेल फैक्ट्री भी बोल दिया। अब देखो, एनिमल सेल में जो है सबसे पहले इसको देखा पेलाडे ने इसको सबसे पहले देखा। और क्या नाम है, अपने राइबोसोम जो नाम दिया वो रॉबिन्सन और ब्राउन ने दिया। ध्यान रखना, दोनों ही बातें अलग अलग है। देखिए, एनिमल सेल में जब पेलाडे ने इसको देखा तो इसका नाम दिया पेलाडे कण या पेलाडे पार्टिकल। और जब राइबोसोम की बात आती है, राइबोसोम नाम किसने दिया? तो ये रॉबिन्सन और ब्राउन नाम के दो महान विद्वान हुए। और इन दोनों ने जो है वो इसका जो है नाम क्या रख दिया? राइबोसोम रख दिया। पहले क्या था इसका नाम? पेलाडे कण या पेलाडे पार्टिकल। देखिए दोस्तों, ये मेम्ब्रेन
लेस सेल ऑर्गेनल है। क्या है? मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है। इसमें किसी प्रकार की कोई झिल्ली, कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, इसलिए इसको क्या कह दिया? मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल कह दिया। फिर मैं बात करूं, ये प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन का कारखाना है। साथ में एक और बात ध्यान रखो कि इसमें जो है सिंथेसिस होता है किसका? प्रोटीन का। प्रोटीन सिंथेसिस साइट भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करता है ये, प्रोटीन सिंथेसिस साइट भी इसको कहते हैं। साथ में ध्यान रखो प्यारे मित्रों कि इसको ट्रांसलेशन फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन फैक्ट्री भी इसको कहते हैं। फिर मैं बात करूं कि ये जो प्रेजेंट कहाँ होता है, अगर ये प्रेजेंट की बात करें कि ये दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं में प्रेजेंट होता है। मैं बात करूँ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। जब मैं बात करूँ प्रोकैरियोटिक सेल की तो 70s प्रकार का इसमें राइबोसोम पाया जाता है, और मैं बात करूँ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में तो 80s प्रकार का इसमें जो है राइबोसोम पाया जाता है। फिर बात करें अपन राइबोसोम का जो है निर्माण किससे होता है, तो ये राइबोसोम मुख्यतः जो है वो आरएनए और प्रोटीन से बना होता है, और इसीलिए इसको बोल देते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का ये बना होता है। प्रोटीन किस प्रकार का? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का ये बना होता है। और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, देखो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन किसका किसका बनेगा? आरएनए और प्रोटीन का बनेगा। अब इसको एक बार रिपीटेशन करते हैं। देखिए एनिमल सेल में पेलाडे ने राइबोसोम को सबसे पहले खोजा, है ना, सबसे पहले देखा, और इसको जो है हम लोग सेल फैक्ट्री बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं। साथ में ट्रांसलेशन फैक्ट्री इसको बोलते हैं, प्रोटीन का कारखाना, सेल का एंड कोशिका कारखाना, ये सब कुछ बोलते हैं। फिर बात करूं मैं राइबोसोम नाम किसने दिया, तो रॉबिन्सन और ब्राउन ने दिया। मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल। साथ में बात करूँ ये पाया कहाँ जाता है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि इसका निर्माण जो है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के द्वारा होता है। अब आप लोग यहाँ तक जो है समझ गए होंगे। अब हम लोग अलग अलग कोशिकाओं में इसकी बात करेंगे, और सबसे पहले मैं बात करूंगा कि राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक में किस प्रकार का पाया जाता है। देखिए राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में 70s प्रकार का पाया जाता है, 70s प्रकार का पाया जाता है। ये एस जो है, ये एस एक इकाई है। अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा तो आप लोग थोड़ा धैर्य बना के रखेंगे, है ना। अब देखो स्मॉल सब यूनिट, इसमें दो दो प्रकार की जो है सब यूनिट होती है, दो उप इकाइयां इसमें होती है। सबसे पहले मैं बात करूं बड़ी उप इकाई की, तो देखो बड़ी उप इकाई इस प्रकार की, ये बड़ी उप इकाई मैंने बना दी, और इस ये जो है 50s प्रकार का होता है। 50s प्रकार का क्या होता है? बड़ी उप इकाई होती है। फिर मैं जब बात करूं छोटी उप इकाई की, तो छोटी उप इकाई जो है वो कौन कितने प्रकार की होगी? 30s प्रकार की होगी। कितने प्रकार की? 30s प्रकार की छोटी उप इकाई होगी। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इसमें राइबोसोमल आरएनए किस प्रकार का पाया जाता है, तो इसमें 16s प्रकार का राइबोसोमल पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, ये ध्यान रखना। आरएनए जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें जो स्मॉल सब यूनिट जो है, इसमें 16s प्रकार का राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। जब मैं बात करूं इसमें राइबोसोमल प्रोटीन की, क्योंकि जब मैंने बताया था आपको कि ये बना किसका होता है, तो मैंने बताया कि ये आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। तो आरएनए जो इसमें राइबोसोम आरएनए जो है, राइबोसोमल आरएनए, जिसको राइबोसोम जुड़े होने के कारण इसको आरएनए बोलेंगे, राइबोसोमल आरएनए बोलेंगे। तो इसमें जो है 16s प्रकार का पाया जाएगा। साथ में मैं बात करूं अगर राइबोसोमल प्रोटीन की, तो इसमें लगभग जो है वो 21s प्रकार का राइबोसोमल प्रोटीन पाया जाएगा। तो प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए का दोनों का ध्यान रखना। आपको डायरेक्ट ये प्रश्न पूछ सकता है कि प्रोकैरियोटिक सेल की छोटी उप इकाई में कितने प्रकार का या किस प्रकार का जो है राइबोसोमल आरएनए या आरएनए पाया जाता है। जब मैं बात करूं कि किस प्रकार का इसमें जो है राइबोसोमल प्रोटीन पाया जाता है, तो आप 21s बता दोगे। वहीं जब बात करेंगे राइबोसोमल आरएनए की या आरएनए की, तो 16s प्रकार का इसमें राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। जब बात करेंगे बड़ी उप इकाई की, और वो बड़ी उप इकाई किस प्रकार की है? 50s प्रकार की बड़ी उप इकाई है। तो बड़ी उप इकाई में दो प्रकार के जो है विभाजित करेंगे, दो प्रकार से, एक तो 5s प्रकार से और एक 23s प्रकार से राइबोसोमल आरएनए पाया जाएगा, है ना, राइबोसोमल आरएनए पाया जाएगा। अब मैं देखो कुछ यहाँ पे बात करने की कोशिश करता हूँ। देखिए इसमें राइबोसोमल प्रोकैरियोटिक में मैं राइबोसोमल आरएनए की बात करता हूँ, तो इसमें एक तो अपने 16s प्रकार का राइबोसोमल आरएनए पाया जाता। जब मैं डायरेक्ट प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, और इसमें 5s प्रकार का राइबोसोमल आरएनए पाया जाएगा। ठीक है।
और साथ में जो है इसमें 23S प्रकार का क्या पाया जाएगा, 23S प्रकार का राइबोसोमल आरएनए पाया जाएगा। ये 3 प्रकार का इसमें आरएनए पाया जाएगा। अब मैंने यहाँ पे ही आपको बता दिया डायरेक्ट, प्रोकैरियोटिक सेल में 16S 5S और 23S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। लेकिन मैं जब अलग अलग डिफरेंट टाइप से अलग अलग तरीके से बात करूँ, स्मॉल सब यूनिट की मैं बात करूंगा, तो केवल और केवल 16S प्रकार का राइबोसोमल आरएनए पाया जाएगा। जबकि लार्ज सब यूनिट की बात करूंगा तो 5 और 23 प्रकार का राइबोसोमल आरएनए पाया जाएगा। और इसमें प्रोटीन की बात करें तो 34 प्रकार का जो है राइबोसोमल प्रोटीन पाया जाएगा। अब आपको डायरेक्ट पूछ ले कि प्रोकैरियोटिक सेल में कितने प्रकार के राइबोसोमल आरएनए पाए जाते हैं, तो एक तो हो गया अपने 21 और एक हो गया 34। लेकिन आपको पूछ ले स्मॉल सब यूनिट में तो 21 और लार्ज सब यूनिट में तो 34। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यूकैरियोटिक की बात करते हैं, और यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो यूकैरियोटिक के बारे में हम लोग हर एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो आगे हम लोग इसके आगे खाली पेज में बात कर लेते हैं। देखिए मैंने बताया यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूँ, यूकैरियोटिक सेल की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। अब यूकैरियोटिक सेल की जब हम बात करूंगा तो इसमें 2 प्रकार की उप इकाइयां पाई जाएगी, जैसे कि हमने प्रोकैरियोटिक में देखा। और मैंने बताया आपको, एक मिनट रुक जाइए, देखिए इसमें 2 प्रकार की उप इकाइयां पाई जाएगी। एक तो पहले सबसे पहले 80S प्रकार का इसमें राइबोसोम पाया जाएगा। तो 2 प्रकार की उप इकाइयां पाई जाएगी। छोटी जो है स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट की बात करूं मैं तो स्मॉल सब यूनिट जो है इसमें अपने 40S प्रकार की पाई जाएगी। जबकि मैं इसमें बात करूं 80S में तो 60S प्रकार की इसमें स्मॉल सब यूनिट पाई जाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा ना, सॉरी लार्ज सब यूनिट पाई जाएगी, लार्ज सब यूनिट आपको समझ में आ गया होगा। यूकैरियोटिक की बात करूं 80S प्रकार का इसमें क्या पाया जाएगा, राइबोसोम। जबकि 2 सब यूनिट पाई जाएगी, एक तो होगी ये बड़ी, और बड़ी को मैंने बोला कि 60S प्रकार की, और एक मैं बताऊंगा अभी छोटी, और छोटी को मैंने बताया कितने 40S प्रकार की। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि इसमें राइबोसोमल आरएनए कौन कौन सा पाया जाता है। देखिए मैं जब स्मॉल सब यूनिट की बात कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा है 18S प्रकार का राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है, यहाँ पे लिख दे 18S प्रकार का जो है वो राइबोसोमल आरएनए इसमें जो है पाया जाएगा, है ना। आरएनए जिसको मैं बोलूँ, तो मैं इसको यहाँ पे आरएनए लिखूंगा, आरएनए। जब मैं बात करूंगा अपने राइबोसोमल प्रोटीन की तो इसमें 30S प्रकार का जो है राइबोसोमल प्रोटीन लगभग, और ये लगभग लगा रहा हूँ, लगभग ये मतलब ऊपर नीचे होता रहता है, तो लगभग जो है 30S प्रकार का इसमें राइबोसोमल प्रोटीन पाया जाएगा। तो मैं प्रोटीन कर देता हूँ, ठीक है, आर प्रोटीन बोल देता हूँ, ठीक है। अब देखो हम लोग लार्ज सब यूनिट की तरफ चलते हैं, और लार्ज सब यूनिट में मैंने यहाँ लिखा है 5S 5.8S और 28S प्रकार का आरएनए इसमें पाया जाएगा। 5S 5.8S और 28S प्रकार का आरएनए पाया जाएगा। जबकि इसमें जो है राइबोसोमल प्रोटीन 50S प्रकार का पाया जाएगा, 50S प्रकार का इसमें राइबोसोमल प्रोटीन पाया जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया यहाँ तक। अब देखो हम इससे इससे आगे कुछ बात करते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक की मैंने बताया आपको कि प्रोकैरियोटिक में अपने जो आरएनए है वो 5S 16S और 23S प्रकार का पाया जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि 23S प्रकार का जो आरएनए है ना, 23S प्रकार का जो आरएनए है, ये 23S प्रकार के आरएनए को क्या बोलते हैं हम लोग, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज के रूप में ये रहेगा, और इसको राइबोजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, राइबोजाइम। अगर मैं बात करूं इस राइबोजाइम की खोज किसने की थी, तो इस राइबोजाइम की खोज एक वैज्ञानिक था, नॉलर, और नॉलर नामक वैज्ञानिक ने जो है इसकी खोज की थी। देखिए अगर बात करें हम लोग सबसे पहले राइबोजाइम की खोज किसने की थी, तो थॉमस कैच नामक और अल्टमान नामक वैज्ञानिक हुए, और इन दोनों ने जो है वो खोज की थी सबसे पहले राइबोजाइम की। और इसमें इन्होंने क्या खोजा, एक सीलिएट प्रोटोजोन में जो है एक टेट्रा हिमाइना थर्मोपोला जो है इसमें खोजा इसने, है ना। सीलिएट प्रोटोजोन की खोज की, और इसमें जो है टेट्रा हिमाइना
पिला थर्मोपिला बोलते हैं, इसको थर्मोपिला बोलते हैं। थर्मोपिला में जो है इसने खोजा क्या, सीलिएट प्रोटोजोन खोजा, है ना। और सबसे पहले राइबोजोजाइम था, उसका नाम क्या था, सीलिएट प्रोटोजोन था, है ना। अब देखो ये जो काम क्या करता है, ये मुख्य बात आपको ध्यान रखनी है। ये फॉर्मेशन करता है पेप्टाइड जो बॉन्ड होता है उसकी जो है फॉर्मेशन करता है दो एमिनो एसिड के बीच। जैसे दो एमिनो एसिड है, अब इसमें पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है अपन को, पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है, तो ये इसका क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। इस पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा कौन सा, 23S प्रकार का अपने RRNA। अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में 5S 16S और 23S प्रकार का RRN पाई जाएगा। 23S प्रकार के RRN को क्या बोलेंगे, पेप्टाइड पेप्टिडिल ट्रांसफरेज के रूप में ये रहेगा, और इसको राइबोजाइम कहेंगे। खोज इसकी किसने की थी, नोलर ने की थी। और सबसे पहले राइबोसोम की खोज थॉमस केच और अल्टमान। और साथ में बात करूं कि इन्होंने किस में खोजा, तो सीलिएट प्रोटोजोन ने खोजा। और इसको जो है क्या इसको बोलते हैं क्या है, टेट्राहिमाइना ट्रिमोपिला, है ना। और ध्यान रखना कि ये जो 23S प्रकार का अपने राइबोसोम है, RRNA है सॉरी, ये 23 प्रकार का RRNA जो है ये क्या करेगा, दो एमिनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। फिर मैं यूकैरियोटिक में बात करूं कि यूकैरियोटिक में RRNA जो है किस प्रकार का पाया जाएगा, तो इसमें 5S 5.8S और 18S और 28S प्रकार का RRNA पाया जाएगा। मैंने आपको बता दिया, उधर भी बता दिया, यहाँ भी बता देता हूँ। जब डायरेक्ट यूकैरियोटिक्स में RRNA पूछे तो 5S 5.8S 18S और 28S प्रकार का। जब प्रोकैरियोटिक में पूछे तो 5S 16S और 23S प्रकार का RNA पाया जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं, देखो आगे बात करते हैं एस के बारे में। देखिए एस क्या है, आपके दिमाग में कब से घूम रहा होगा, तो ये एस जो है ये स्वीडबर्ग कांस्टेंट है, एक अवसादन गुणांक इसको बोलते हैं, या स्वीड मेंटेशन कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं। तो ये एक प्रकार का जो है अवसादन गुणांक है, और इसके द्वारा राइबोसोम की शेप या डेंसिटी का पता लगाया जाता है। शेप या डेंसिटी का पता लगाया जाता है। अब आप लोग कहीं से कहीं कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार यहाँ पे जो है इन्होंने बताया कि 80S प्रकार का राइबोसोम किसमें, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, ये बात तो आपने मान ली। उसके बाद मैंने बताया कि इसमें दो सब यूनिट पाई जाएगी, है ना। और दो सब यूनिट में मैंने आपको बताया कि इसमें एक तो 40S प्रकार की सब यूनिट पाई गई और एक पाई गई 60S प्रकार की सब यूनिट। तो इन दोनों का टोटल तो 100 होना चाहिए, है कि नहीं। आप लोगों के दिमाग में कब से यही बात चल रही होगी, यार ये दोनों का टोटल 100 क्यों नहीं है। देखिए यहाँ जो एस है, यहाँ जो एस है ये किसके बारे में बताएगा, इसकी शेप के बारे में बताएगा और डेंसिटी के बारे में बताएगा। तो इसलिए इन दोनों का जोड़ 100 नहीं है, 100 नहीं है। ये 40S प्रकार का राइबोसोम है और ये 60S प्रकार का राइबोसोम है। दोनों क्या है, 80S प्रकार के राइबोसोम है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो जब हम लोग राइबोसोम की बात करें तो इसका केमिकल कंपोजिशन देखते हैं। तो राइबोसोम में क्या क्या होता है, एक तो RRNA होता है और एक प्रोटीन होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। साथ में इसमें जो है मैग्नीशियम आयन होते हैं, मैग्नीशियम आयन होते हैं, मैग्नीज आयन होते हैं और कैल्शियम आयन होते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखिए इसमें इसका कंपोजिशन में ध्यान रखना, RRNA प्रोटीन ये तो मुख्य है। साथ में मैग्नीशियम का भी ध्यान रखना, क्योंकि मैग्नीशियम पे ही इसकी जो है संयोजन या टूटना या जुड़ना जो है ना, वो इस पे जो है वो इस पे ही डिफेंस करता है ना। तो ध्यान रखना कि केमिकल कंपोजिशन में क्या क्या आएगा, RRNA प्रोटीन मैग्नीशियम मैग्नीज और साथ में अपने कैल्शियम। अब देखो इसके एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बारे में बात करते हैं, संयोजन और वियोजन के बारे में बात करते हैं। जब इसका संयोजन और वियोजन किस पे निर्भर करेगा प्यारे मित्रों, मैग्नीशियम आयन पे निर्भर करेगा। किस पे, मैग्नीशियम आयन पे निर्भर करेगा। जब मैं बात करूं, देखिए 50S और 30S प्रकार का राइबोसोम की बात करता हूं, है ना। 50S और 30S प्रकार के राइबोसोम की मैं बात करता हूं। दोनों यहाँ पे जुड़ रहे हैं, दोनों जुड़ेंगे, दोनों जुड़ के कौन सा बनाएंगे, 70S प्रकार का। ये छोटी उपिकाई और ये बड़ी उपिकाई, ठीक है, दोनों जुड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, जब एसोसिएशन होगा तब मैग्नीशियम जो आयन होते हैं उसकी जो अपने सांद्रता है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। सांद्रता क्या होगी, ज्यादा होगी 0.001 से। यहाँ पे सांद्रता क्या होगी, ज्यादा होगी 0.001 से। तब तो ये क्या होगा, संयोजन होगा या एसोसिएशन होगा, है ना। और जब
ये टूट के भी तो क्या बन रहा है, ये 550s और 30s बन रहा है ना। यहाँ पे देखो, ये मैंने दोनों ही तरफ एरो लगा रखा है, ये यहाँ से टूट भी जुड़ भी सकता है, तो यहाँ से टूट भी सकता है। लेकिन मैग्नीशियम आयन की सांद्रता यहाँ लेस देन होगी 0.001 से, तो यहाँ पे क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। अगर इसकी सांद्रता 0.001 होगी, ज्यादा नहीं, इससे इससे ज्यादा होते ही तो क्या हो जाएगा, पोलीसोम का निर्माण हो जाएगा। लेकिन हम लोग इससे 0.001 की सांद्रता रखेंगे, तो क्या होगा, एसोसिएशन होगा, संयोजन होगा, जिसमें 50s और 30s जुड़ के क्या बनेगा, 70s प्रकार का राइबोसोम बनेगा। लेकिन मैं बात करूं डिसोसिएशन की, तो जब भी इसकी सांद्रता 0.001 से हो जाए, कम हो जाएगी, तो डिसोसिएशन हो जाएगा और दो टुकड़ों में राइबोसोम 70s प्रकार का टूट जाएगा, और 50s प्रकार का और 30s प्रकार का राइबोसोम बन जाएगा। आज स्पीड थोड़ी ज्यादा तेज लग रही है क्या? हाँ, हाँ, कमेंट करके बता देना अगर ज़्यादा तेज लग रही हो, थोड़ी सी कम कर लेंगे भाई, है ना। वापस से रिवीजन करा देंगे, मस्त रहो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जब मैं बात करूं यहाँ पे 70s प्रकार के राइबोसोम की, जब इसकी सांद्रता अपने 0.001 से ज़्यादा हो जाएगी, 0.001 m से ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पोलीसोम का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा दोस्तों, पोलीसोम का निर्माण हो जाएगा। अब आपको समझ में पूरी पूरी राइबोसोम की कहानी आ गई होगी, है ना। इतनी ही बातें ध्यान रखनी है और यहीं से प्रश्न बनेगा, यहाँ से बाहर प्रश्न नहीं बनेगा, आप टेंशन मत लीजिए इस बात में, है ना। ठीक है। अब देखो, एक और डाइमर के बारे में बात करते हैं हम लोग। डाइमर, जैसे मैंने ले लिया एक 70s प्रकार का राइबोसोम, ठीक है। फिर एक और 70s प्रकार का राइबोसोम हम लोग लेते हैं, और इसको बोलते हैं मोनोमर। क्या बोलते हैं, मोनोमर। जब मैंने आपको बताया कि वियोजन कैसे होता है, देखो अपने संयोजन कैसे होता है, संयोजन देखते हैं हम लोग। देखिए संयोजन कैसे होता है, जब मैग्नीशियम आयन होते हैं, उसकी सांद्रता हम लोग 0.001 कर देते हैं। लेकिन जब इसकी जो सांद्रता है वो हम लोग बढ़ा दे 10 गुना, कितनी, 10 गुना, तो बनता है डाइमर। और डाइमर कितने, 100s का बनेगा, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डाइमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाइमर बोलेंगे। ठीक है, आपको समझ में आया। डायमर कैसे बनेगा, जब 70s और 70s दोनों प्रकार के दो मोनोमर मिलके mg आयन की जो सांद्रता है वो हम लोग 0.001 से 10 गुना तक बढ़ा दें, 10 टाइम इसकी जो है सांद्रता हम लोग बढ़ा दें, 10 टाइम बढ़ा दें, तो क्या बनेगा, डाइमर बनेगा अपने पास। और उसी प्रकार से जैसे एटीएस वाला डायमर देखते हैं, एटीएस और एटीएस प्रकार के दो मोनोमर हम लोग लेते हैं, और इसकी सांद्रता कितनी कर लेते हैं, एमजी की सांद्रता हम लोग कर लेते हैं 0.001 से 10 गुना ज्यादा। कितनी, 10 गुना या 10 टाइम्स ज्यादा। तो फिर क्या बन जाता है, 120s वाला डाइमर बन जाता है। अब आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो यहीं तक आज की कक्षा होगी, और इसके बाद में हम लोग न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे।